राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का गद्य साहित्य। पहले बात देखेंगे कि साहित्य की कितनी शैलियाँ होती हैं, साहित्य कितने प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। आज जो अपना आदिकाल है, आदिकाल में लगभग साथियों आज जो क्लास अपने ये 20 नंबर की क्लास है। आज से आदिकाल अपना खत्म हो जाता है साथियों। ये आदिकाल की लास्ट क्लास है। हो सकती है ये बड़ी है, पर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश की है साथियों, ताकि आपको आदिकाल संबंधित कोई भी परेशानियाँ है वो सब कुछ समाप्त हो जाए साथियों। एक बार तो पुणे में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी और सभी साथियों को आज अयोध्या अवधपुरी में जो भगवान श्री राम पधारे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई और आर्थिक शुभकामनाएं। जो अपने 500 वर्षों से कई पीढ़ियों से इंतज़ार कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आज संपन्न हुई। तो सभी पर भगवान श्री राम का आप पर आशीर्वाद बने रहे और आपका जो उद्देश्य लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, वो उस उद्देश्य में निश्चित रूप से भगवान आपको सफल करेंगे। इन्हीं आशा और मंगल कामनाओं के साथ साथियों एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रिय विद्यार्थियों। तो बात करते हैं साहित्य की शैली। साहित्य साथियों 3 शैली में लिखा जाता है। एक पद्य में लिखा जाता है, एक गद्य में लिखा जाता है और एक लिखा जाता है चंपू। यानी कि गद्य काव्य, पद्य काव्य होता है, चंपू काव्य होता है और एक होता है गद्य काव्य। एक पद्य काव्य, एक चंपू काव्य, एक गद्य काव्य। यानी काव्य साहित्य 3 भागों, 3 प्रकार से लिखा जाता है। पद्य में साथियों भी लिखा जाता है, गद्य में भी लिखा जाता है और साथियों चंपू में भी लिखा है। गद्य में, जिसमें साथियों गद्य साहित्य, जिसमें काव्य शास्त्र का नियमों को ध्यान रखकर काव्य जो लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो पद्य साहित्य लिखा जाता है साथियों, उसमें काव्य शास्त्र के नियम का भी ध्यान नहीं है। ये खड़ी बोली मुक्त काव्य में लिखा जा रहा है साथियों। इसी प्रकार गद्य काव्य है, जिसमें साथियों मात्राओं का, छंदों का जिसमें कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, वो गद्य साहित्य होता है। और जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, वो चंपू काव्य होता है साथियों। चंपू काव्य की अनेक आदिकाल में भी साथियों बहुत कृतियाँ मिलती है। जैसे राहुल बेल की बात करते हैं, राहुल बेल चंपू काव्य है और भी कई कृतियाँ हैं। इस प्रकार जिस कृति में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रित होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। पहली बात देखते हैं यहाँ पर प्रबंध काव्य है। पद में एक प्रबंध होता है, एक मुक्तक होता है साथियों। प्रबंध भी 2 प्रकार का होता है, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य जो प्रबंध काव्य होता है 2 प्रकार का होता है, एक महाकाव्य होता है और एक खंड काव्य होता है। महाकाव्य होता है वो सर्गों में विभक्त होता है साथियों। इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन दिया जाता है। जैसे झांसी की पद्मावत है, दोषा तुलसीदास का साथियों बात करते हैं, रामचरितमानस है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का बात करते हैं, प्रिय प्रवास साथियों। आचार्य केशव की बात करते हैं, रामचंद्रिका, ये सब साथियों उसमें आती है। इसी प्रकार खंड काव्य की बात करें, खंड काव्य में जीवन के एक भाग को वर्णित किया जाता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। ध्यान रखना, जीवन के किसी एक अंश को, इसमें जयद्रथ की बात करते हैं साथियों, जयद्रथ वध है, एक खंड काव्य है। इसी प्रकार मुक्त काव्य की बात करते हैं तो मुक्त काव्य 2 प्रकार, एक पाठ्य पुस्तक होता है, एक गीति मुक्तक होता है। पाठ्य पुस्तक होता है, पाठ्य मुक्तक होता है, एक गीति मुक्तक होता है साथियों। इस प्रकार से इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार गद्य काव्य की बात करते हैं तो गद्य का वर्तमान में 19वीं शताब्दी के बाद गद्य का आविर्भाव हुआ साथियों। और ये फिर गद्य वैसे पहले से लिखा जा रहा था, लेकिन आधुनिक काल जैसे हिंदी साहित्य में शुरू होता है तो यहाँ से गद्य काल अपने प्रचुर मात्रा में गद्य में लिखा गया है साथियों। जो पद्य विधा थी वो समाप्त हो गई और अधिकतर जो विचार लिखे वो गद्य लिखे गए। और गद्य में साथियों, यहाँ गद्य और पद्य में आधुनिक काल में निम्न साधारण मध्यम वर्ग को स्थान दिया गया है। तो गद्य काल की यहाँ पर विशेष देखते कौन, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, साक्षात्कार है, जीवनी और रिपोर्टाज। ये सभी विधाएं साथियों गद्य काव्य के अंतर्गत है। नाटक में कम से कम 3 अंक होते हैं, एकांकी एक अंकवान होता है, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। संस्मरण यानी किसी यात्रा का, किसी घटना का ऐसे वर्णन करना कि वह वापस उसी तरह की अपने पास उसका प्रतिबिंब या उसका बिंब बनकर अपने सामने उपस्थित हो जाता है, वह संस्मरण। और यात्रा मतलब हमारे द्वारा की गई किसी यात्रा का उसे याद करते हुए पुनः लिखना। इसी प्रकार डायरी होती है, जीवन जो डायरी होती है उस जीवन के अनुभव लिखे जाते हैं, जीवन की सत्य घटनाओं
कराई जाती है। साक्षात्कार साथियों आमने सामने बैठ के जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं होता है। इसी प्रकार साथियों जीवनी होती है, जीवनी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है। एक होती है साथियों आत्मकथा, ध्यान समझना, एक होती है आत्मकथा और एक होती है जीवनी साथियों। आत्मकथा में स्वयं का जीवन स्वयं द्वारा वर्णित किया जाता है, स्वयं के जीवन का वृतांत जो स्वयं के द्वारा वर्णित किया जाता है उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे के जीवन को हम यदि लेखनीबद्ध करते हैं तो उसे जीवनी कहा जाता है। इसकी सबसे सटीक परिभाषा आप देखिएगा। पहली बात करते हैं यहाँ आत्मकथा की। क्या होता है, इसमें स्वयं के जीवन को स्वयं के द्वारा ही लेखबद्ध किया जाता है, स्वयं के जीवन को स्वयं के द्वारा ही लेखबद्ध किया जाता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी में दूसरे के जीवन को दूसरे के द्वारा लेखबद्ध किया जाता है, उसे जीवनी कहा जाता है। यानी कि हम स्वयं यदि अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो ये आत्मकथा है, और मैं और आप यदि दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो वो जीवनी कहलाती है। इसे रिपोर्टाज साथियों, रिपोर्टाज है जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट का अर्थ है सूचना, यानी सूचना इस प्रकार घटी हुई घटना को इस प्रकार से उपस्थित करना साथियों कि वह अपनी आंखों के सामने पुनः जीवंत हो उठे, उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। तो ये आदिकाल में आप आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य की इतनी प्रकार की शैलियाँ, यानी साहित्य की इतनी प्रकार की शैलियाँ, पद है, चंपू है और गद्य काव्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। फिर भी साथियों यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है किसी भी प्रकार की किसी भी क्लास में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मैं आपकी हर परेशानी को हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य मात्र एक ही है साथियों कि जो परेशानी या जो समस्या साथियों जो प्राप्त करने में मुझे आई है वो आपको नहीं आए साथियों। क्योंकि साथियों हम 1 2 3 4 कंपटीशन देने के बाद जो अनुभव होता है वो अनुभव ग्रहण कर पाते हैं, फिर कंपटीशन फाइट करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप पहला कंपटीशन में इस प्रकार की तैयारी करें साथियों को, पहला ही कंपटीशन आपका फाइट हो जाए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं साथियों, यदि ये आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपने पढ़ा तो दुनिया का हिंदी से में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। कॉलेज लेक्चरर से लेकर साथियों एक सेकंड ग्रेड तक, टीजीटी तक हर एग्ज़ाम आपका फाइट होगा साथियों। तो हम शुरू करते हैं आज का गद्य साहित्य। इसके पहले साथियों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा साथियों। आपकी अति कृपा होगी, मेरा हौसला और अफजाई होगा यदि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे साथियों। बात करते हैं गद्य साहित्य। आदिकाल में गद्य साहित्य के साथ साथ पद्य साहित्य के साथ साथ गद्य रचनाओं का भी लेखन हुआ। यानी अपन पढ़ रहे गद्य साहित्य, तो आदिकाल में पद्य साहित्य तो प्रचुर मात्रा में लिखा ही गया है। अभी तक अपन पद्य साहित्य पढ़ रहे थे, जितना भी पढ़ा आपने लगभग 19 क्लास से जो अपने खत्म हुई है वो सब पद्य में ही समाप्त हुई है, पद ही पढ़ा है आपने। इसके साथ साथ गद्य रचनाओं का भी उल्लेख है। आदिकाल में 3 गद्य कृतियाँ प्राप्त होती है, एक होती है राहुल बेल होती है, एक उक्ति विचित्र प्रकरण होती है, एक वर्ण रत्नाकर होती है साथी। इस प्रकार से ये 3 कृतियाँ आदिकाल में प्राप्त होती है। एक राहुल बेल, एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, एक वर्ण रत्नाकर है, एक वर्ण रत्नाकर है। ऐसे हमें ये 3 कृतियाँ प्राप्त होती है। ध्यान रखें साथियों, तीनों कृतियों का थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, फिर आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊँगा। राहुल बेल के रचयिता है रोड़ा कवि। ध्यान रखिए साथियों, राहुल बेल के रचयिता है रोड़ा कवि, और ये वेली परंपरा की प्राचीनतम कृति मानी जाती है और ये गद्य पद मिश्रित रचना मानी जाती है। शिलांकित कृति है, इसमें हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन है, हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन है। वर्तमान में साथियों ये कहाँ पर है, ध्यान रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो मुंबई में, उसमें ये सुरक्षित रखी गई है। इसके बाद यहाँ राहुल बेल में नायिका राहुल है जिसका नखशिख सौंदर्य वर्णन किया गया है, और ये पहली कृति है साथियों जिसमें किसी भी नायिका का नखशिख सौंदर्य वर्णन किया गया है। यहाँ राहुल का अर्थ होता है साथियों राजकुल का विलास। क्या होता है, राजकुल का विलास होता है, ये इसके बारे में जाना। इसके बाद उक्ति वैचित्र्य प्रकरण की बात करते हैं साथियों, तो ये दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है उक्ति वैचित्र्य प्रकरण, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है साथियों। ध्यान रखना, एक व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति वैचित्र्य प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी जो मूल प्रति है ये पाटन गुजरात संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्ण रत्नाकर की बात करते हैं तो ज्योतिष ठाकर द्वारा इसकी लिखी गई है। और साथियों ये मैथिली भाषा का आद्य गद्य ग्रंथ है, मैथिली भाषा में लिखा गया पहला गद्य ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे शब्दकोश कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे शब्दकोश कहा है साथियों। इस प्रकार से आप इसको याद करें।
अब इन यहाँ पर ये जितनी भी साथियों, इनको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे और अच्छी तरह से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। पहली अपनी जो कृति आती है यहाँ पर, वह कृति है अपनी राहुल बेल। राहुल बेल, और राहुल बेल के रचयिता है रोड़ा कवि। साथियों कौन है? राहुल बेल, और राहुल बेल के रचयिता है रोड़ा कवि। मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ साथियों। अभी मैं आपका 1 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। इसमें एक चीज़ और मुझे याद आई जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, अच्छी तरह से समझा सकूँ, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ साथियों। टाइम के लिए बिल्कुल साथियों सॉरी चाहता हूँ मैं, पर यदि मुझे कोई चीज़ मिल गई तो मैं आपको उसे बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, और वही चीज़ साथियों मैं ढूंढ रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे मिलेगी वो, और नहीं भी मिली तो मैं आपको उसे ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। पर आप थोड़ा सा वेट करिएगा प्रिय साथियों। चलो इसको शुरू करते हैं, अपन देखते हैं। राहुल बेल अपनी पहली कृति आती है राहुल बेल। अब राहुल बेल के विषय में पढ़ते हैं साथियों। देखिए राहुल बेल है, इसके रचयिता की बात करते हैं। राहुल बेल के रचयिता है रोड़ा कवि। तो रा से रोड़ा, ये तो आपको याद हो जाएगा, रा से रोड़ा कवि। राहुल बेल रा से रोड़ा कवि, राहुल बेल रा से रोड़ा कवि, राहुल बेल रा से रोड़ा कवि। इसके बाद बात करते हैं, ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। ध्यान रखना, राहुल बेल है, ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें ये लिखी, ये गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखी गई है, और शिलांकित कृति है, ये शिला पर लिखी गई है। शिलांकित कृति है, गद्य पद मिश्रित काव्य कृति है। ध्यान रखना साथियों, इनको आप ऐसे कैसे याद करना। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राहुल बेल के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, या कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। तो वैसे ऐसे देगा वो, जैसे राहुल बेल के विषय में सत्य नहीं है, ये गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है, शिलांकित करती है, वेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। इसमें हिंदी की 6 बोलियों का प्रयोग हुआ। इसमें से आपको हर सत्य से हटना है, तो इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से वो आपको प्रश्न इसमें से पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखें, इसकी प्रत्येक चीज़ को आप याद रखनी है। बात करते हैं वेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। जो वेली लिखी गई है उसकी सबसे प्राचीनतम कृति मानी जाती है। वेली का अर्थ होता है काव्य की वह कला जो श्रृंगार या कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है, उसे वेली कहा जाता है। जिस प्रकार वेल कहते हैं ना, ये वेल जो किसी के सहारे होकर वो ऊपर चली जाती है, उसे हम वेल का दर्जा या बेल का दर्जा देते हैं। जो अपने घरों में कि बेल लगाए रखते हैं, जो किसी दीवार का या किसी पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चलती है, उसी प्रकार वेले का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो श्रृंगार या कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है, उसे वेली कहा जाता है। साथियों ये शिला मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना। जो शिलांकित कृति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहाँ से यह कृति प्राप्त हुई है प्यारे साथियों। यह शिला मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है। वर्तमान में ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन? वेली राहुल वेल है, जो वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। नायिका राहुल का नखशिख सौंदर्य वर्णन है। इसमें नायिका है नायिका है, इसमें नायिका का नाम है राहुल है साथियों, ध्यान रखना, राहुल है, नायिका का राहुल है। हिंदी में नखशिख सौंदर्य पद्धति का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। नखशिख यानी कि पैर के नख से लेकर सिर तक साथियों जो सौंदर्य का वर्णन किया गया, उसकी जो पहली कृति मानी जाती है हिंदी में, वो राहुल वेल ही मानी जाती। इस बात का आप ध्यान रखें। हिंदी में नखशिख सौंदर्य पद्धति का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। किससे? राहुल बेल से ही माना जाता है। हिंदी में
नखशिख सौंदर्य पद्धति का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। किस कृति से माना जाता है साथियों? राउल बेल से। आगे, राउल बेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। राउल बेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। ध्यान रखना, एक एक चीज़ साथियों, एक एक लाइन आपको यहाँ पर लिखना बहुत अति आवश्यक है। प्रत्येक चीज़ को बड़ी मैंने तन्मयता के साथ साथियों, जाने कहाँ कहाँ से खोज कर मैंने इसको लिखा है। तो आप लिखिए, राउल बेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। ध्यान रखना, इसमें हिंदी कितनी बोलियां मिलती हैं? 7 बोलियां मिलती है। लेकिन इसमें यदि प्रधान भाषा के बारे में पूछा जाए तो इसमें राजस्थानी जो भाषा है वो प्रधान भाषा है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। किसका? राउल बेल का। राउल बेल का जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ वह डॉक्टर भयाणी ने किया। और कहाँ पर, किस पत्रिका में किया? भारतीय विद्या पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाया है साथियों। आगे बात करते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के संपादन में इसका एक और संस्करण प्रकाशित हुआ। पहला तो किसने किया था? डॉक्टर भयाणी ने किया भारतीय विद्या पत्रिका में, और दूसरा इसका जो संस्करण प्रकाशित किया वो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी किया। इसका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। राउल बेल के रचना काल जो समय है वो 10वीं से 11वीं सदी माना जाता है। डॉक्टर बच्चन ने इसका रचयिता रोहू को माना है। डॉक्टर बच्चन ने इसका रचयिता किसको माना है साथियों? ध्यान रखना, डॉक्टर बच्चन ने इसका रचयिता माना है रोहू को। किसको? रोहू को। डॉक्टर बच्चन ने इसका रोहू को माना है, जबकि इसका क्या पढ़ा अपन ने? रोड़ा कवि इसके रचयिता है। रोड़ा कवि इसके रचयिता। अब दिया साथियों, ध्यान रखिए, अब देखिए इसके रोड़ा कवि पढ़ रहे हैं अपन, राउल बेल। इसका जो रचयिता है वो कौन है? रोड़ा कवि है, और बच्चन सिंह ने इसको रोहू को माना है। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं, ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। ये शिलांकित कृति है। क्या है? शिलांकित कृति है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की 7 बोलियों का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें राहुल नायिका का नखशिख सौंदर्य वर्णन किया गया, और हिंदी में नखशिख सौंदर्य वर्णन की यह पहली पद्धति है। और साथ ही ध्यान रखना, राहुल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। इसका प्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में इसका प्रकाशित करवाया। द्वितीय संस्करण इसका डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका द्वितीय संस्करण करवाया। इस प्रकार से साथियों ये आपको मैं समझता हूँ कि ये आपको याद हो गई। इसको प्रत्येक चीज़ को अपन ने देखा है, चाहे तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। राहुल बेल रोड़ा कवि, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, शिलांकित कृति है, वेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। वेली का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो श्रृंगार या कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है। ये शिला मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ संग्रहालय में सुरक्षित है। नायिका राहुल का नखशिख सौंदर्य वर्णित है। हिंदी में नखशिख सौंदर्य वर्णन पद्धति कारण इसी कृति से माना जाता है। राहुल बेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी की प्रधानता है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्यापीठ पत्रिका में करवाया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के संपादन इसका एक और संस्करण प्राप्त हुआ है, और इसका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका रचयिता किसको माना है? रोहू को माना है साथियों। अब बात करते हैं, अपने पास दूसरी कृति आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी कृति आती है? हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में गद्य साहित्य, तो इसकी दूसरी कृति आती है अपने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचयिता है पंडित दामोदर शर्मा। कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है पंडित दामोदर शर्मा। ध्यान रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 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 पंडित दामोदर शर्मा और उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा। इसमें बनारस और उसके आसपास की संस्कृति और भाषा की जानकारी दी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ध्यान रखना, इसमें बनारस और बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा की जानकारी दी गई है। इस युग के काव्य के बारे में भी इस ग्रंथ से सूचना मिलती है कि इस युग में किस प्रकार का काव्य लिखा गया, उसके बारे में भी इससे सूचना मिलती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। इस पुस्तक से यह भी ज्ञात होता है, इस ग्रंथ से सूचनाएं प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से क्या होती है? सूचनाएं प्राप्त होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है
इस पुस्तक की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषाओं का ज्ञान देने के लिए की गई है। इसका वास्तविक नाम व्यक्ति उक्ति था साथियों था, किंतु 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण व्यक्ति उक्ति प्रकरण में प्रचलन में आ गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आ गया, जिसका इसका वास्तविक नाम था व्यक्ति उक्ति था, किंतु ये 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम पड़ा उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ा साथियों। इसका समय 12वीं शताब्दी, इसका समय 12वीं शताब्दी, इस बात का इसको आप ध्यान रखिए साथियों। तो एक बार पुनः अपन देखते हैं यहाँ पर उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है यह पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। इसमें बनारस उसके आसपास संस्कृति और उस भाषा की जानकारी मिलती है, उस युग के काव्य के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में साथियों ध्यान रखें जानकारी मिलती है, और इस पुस्तक से यह भी ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ से सूचनाएं मिलती है। और आगे इस पुस्तक की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा में ज्ञान देने के लिए ज्ञान कराने के लिए की गई थी। इस ग्रंथ का वास्तविक नाम उक्ति ही था, व्युक्ति ही था साथियों, व्युक्ति उक्ति ही था, किंतु 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण यह व्यक्ति उक्ति हो गया, या गलत लिखा है व्यक्ति उक्ति प्रकरण प्रचलन में आ गया। यहाँ व्यक्ति यहाँ लिखना उक्ति। और इसका जो रचना काल है साथियों वो 12वीं शताब्दी है। राहुल बेल का रचना काल अपना देखा साथियों वो है 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य है, और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। अगला आता है आप साथियों अपने वर्ण रत्नाकर, जिसका रचयिता है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर। मैथिली भाषा का आद्य ग्रंथ है, यानी मैथिली भाषा का पहला गद्य ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसका मतलब साथियों वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है। और इसका रचना काल कब है? 14वीं शताब्दी है। पहले राहुल बेल का देखा अपन ने वो 10 से 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का देखा 12वीं शताब्दी। और वर्ण रत्नाकर का है साथियों 14वीं शताब्दी। वर्ण रत्नाकर का है 14वीं शताब्दी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बभुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा यह प्रकाशित है। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता तो ज्योतिष ठाकुर है, ध्यान रखिएगा। वर्ण रत्नाकर रचयिता ज्योतिष ठाकुर। इसका जो संपादन किया साथियों वह डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और बभुआ मिश्र ने इसका संपादन किया। तो वर्ण रत्नाकर, ज्योति सुनीति बभुआ, इसको याद करें आप, ज्योति सुनीति बभुआ 14वीं शताब्दी। कैसे याद करें इसको? आप याद करें साथियों, ज्योति, फिर इसके बाद ज्योति सुनीति और पंडित बभुआ। तो आपको याद है तो ज्योतिष ठाकुर तो इसका क्या है? रचयिता है। सुनीति कुमार और पंडित बभुआ इसके क्या है? संपादक है। तो इसको पुनः याद करें क्या? ज्योति सुनीति और पंडित बभुआ। वर्ण रत्नाकर, ज्योति सुनीति पंडित बभुआ। ज्योति सुनीति पंडित बभुआ 14वीं शताब्दी। ज्योति सुनीति बभुआ और 14वीं शताब्दी। ज्योति सुनीति और पंडित बभुआ और इसका 14वीं शताब्दी। इस प्रकार से आप इसको याद करें। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे एक शब्दकोश माना है साथियों। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे एक शब्दकोश माना है। ये 8 कल्लोलों में विभक्त है साथियों। 8 कल्लोलों में विभक्त है, और 8वां कल्लोल इसका क्या है? अधूरा है साथियों। ये 8 कल्लोलों में विभक्त है, और इसका जो 8वां कल्लोल है प्रिय साथियों वो क्या है? इसका अधूरा है। तो ये अपन ने अभी आज पढ़ी है आदिकाल की 3 गद्य कृतियाँ। आदिकाल की 3 गद्य कृतियाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी साथियों। और फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिएगा साथियों। मैं आपको एक एक चीज़ साथियों मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ साथियों, मैं एक बात बताना चाह रहा था, वो यह बात थी कि जो अपन ने ये पढ़ी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचयिता है पंडित दामोदर शर्मा।
और ये पाटन संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित है। देखा अपन इसमें लिख पढ़ा होगा, कहीं कहीं मिला होगा कि ये पाटन संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित है, आया होगा किसके, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्तमान में पाटन संग्रहालय गुजरात में संरक्षित है। इसके बाद इसकी बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। दामोदर शर्मा तो है ही सही। बनारस उसके आसपास संस्कृति और भाषा की जानकारी मिलती है। इस युग के बारे में, इस युग के काव्य के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक से यह भी ज्ञात होता है, इस ग्रंथ में सूचना मिलती है। और ये राजकुमारों को स्थानीय भाषा में ज्ञान देने के लिए की गई थी। और ये वारसिदा, इसके आगे और भी इसमें याद करना है। ये वर्तमान में जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अपन उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही पढ़ रहे हैं ना साथियों। हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो ये वर्तमान में गुजरात के पाटन संग्रहालय में सुरक्षित है। गुजरात के, एक और लिखना है, गुजरात के वर्तमान में गुजरात के, हाँ, मूल जो इसकी प्रति है वो पाटन गुजरात संग्रहालय में सुरक्षित। इसकी एक और लिखना, इसकी मूल प्रति पाटन गुजरात के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये एड ओवर करना है, इस मूल प्रति पाटन गुजरात में सुरक्षित है। और ये है, ये भी लिखना, ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ भी है। क्या है? यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ भी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसकी मूल प्रति गुजरात के पाटन संग्रहालय में सुरक्षित है। 2 लाइन इसमें और ऐड करना साथियों, मैं भूल गया था और कहीं बहुत देर से मैं इन्हीं चीज़ों को याद कर रहा था, वे मुझे याद आई, मैंने कहीं लिखी हुई थी, वापस मुझे याद आई साथियों। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा, पाटन संग्रहालय, व्याकरण ग्रंथ 12वीं शताब्दी। और इससे सूचना भी मिलती है, इस ग्रंथ से उस समय की संस्कृति, बनारस संस्कृति ज्ञान। आप तो ये आगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा से लिखना है आप, पाटन संग्रहालय गुजरात में इसकी मूल प्रति सुरक्षित है। यह व्याकरण ग्रंथ है, इससे बनारस उसके आसपास संस्कृति के ज्ञान मिलता है, उस समय कैसा काव्य था उसके बारे में भी ज्ञान मिलता है। और इस ग्रंथ से सूचना भी मिलती है, राजकुमारों को स्थानीय भाषाओं में ज्ञान कराने की इसकी रचना की गई। यह पहले 5, इसका मूल नाम था युक्ति था, लेकिन ये 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम पड़ा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका नाम पड़ा। और इसकी 12वीं शताब्दी में यह लिखी गई है साथियों। और वर्ण रत्नाकर तो अपन ने देख लिया। ज्योति, इसका याद करना आपको, ज्योति सुनीति पंडित बबुआ। क्या? ज्योति सुनीति पंडित बबुआ 14वीं शताब्दी, ये वर्ण रत्नाकर आपको याद हो जाए। ज्योति सुनीति पंडित बबुआ और 14वीं शताब्दी। और डॉक्टर नगेंद्र से शब्दकोश माना, ये 8 कल्लोलों में विभक्त है। 8वां कल्लोल क्या है? अधूरा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों आदिकाल की विशेषता। आदिकाल की विशेषता, ये आदिकाल की विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है साथियों। आदिकाल की विशेषता है, ये प्रत्येक विशेषता आपको याद रखना बहुत अति आवश्यक है। कई बार प्रवृत्तियाँ और विशेषता आ जाती है, कई बार प्रवृत्तियाँ और विशेषता आ जाती है कि निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रवृत्ति आदिकाल में नहीं पाई जाती है। अक्सर यहाँ से प्रश्न आ जाता है, वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, और आधुनिक काल की कोई सी भी काव्यधारा हो, या आदि रीतिकाल और भक्तिकाल से कोई सी भी काव्यधारा हो, प्रत्येक काव्यधारा के साथियों आपको विशेषता याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको यहाँ पर प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी, कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो कुछ विशेषता इनकी पढ़ लेते हैं। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथाओं की प्रधानता थी। इसी कारण इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले काल को वीर गाथा काल नाम दिया, क्योंकि इसमें वीर गाथाओं की प्रधानता थी। क्योंकि इसमें देखा 12 कृतियों को उन्होंने आधार बनाया आदि, जिसमें 6 कृतियाँ रासो काव्य है, 6 कृतियाँ रासो काव्य है। और इसमें एकमात्र रासो ऐसा है बिसलदेव रासो, जो श्रृंगार रस प्रधान वीर काव्य है। बाकी साथियों जितने भी काव्य है वो सब वीर रस से ओतप्रोत है। तो इसकी जो प्रधान प्रवृत्ति है वो वीर गाथाओं की प्रधानता थी। इसलिए आदिकाल की विशेषता इन्हीं वीर गाथाओं के आसपास मिलती है। इन्हीं, यानी इसकी प्रधान प्रवृत्ति मानिए वीर गाथा। और वीर गाथा में वीर विभत्स्य रौद्र भयानक रस होता है। तो वीर विभत्स्य रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति इसी आदिकाल में हुई। तो अधिकतर इनकी विशेषता इनके आसपास ही घूमेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले बार युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण इस प्रकार से हुआ कि उस समय का जो कवि था वो उसके साथ साथ कवि भी था, और कवि के साथ साथ वो युद्ध कलाओं में परवीन था, राजाओं के साथ वो युद्ध में भाग लेता था। इसलिए उस कवि ने अपनी आंखों देखा युद्ध का वर्णन किया, इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन
राज्याश्रित कवि, जितने भी कवि थे वो सब क्या थे, राज्याश्रित, राजा का आश्रय में रहते थे। राज्याश्रित या राजा आश्रित कवि थे, राजाओं के राज्य में रहते थे, उनके राज दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा करने में, राजाओं के हितैषी में वो सब कुछ अपना कार्य करते थे, जिससे अपने वो जीवन यापन चलाते थे। ध्यान रखना, राज्याश्रित कवि थे। आश्रयदाता सामंतों का स्तुतिगान करना ही राजाओं का कवियों का मुख्य उद्देश्य था। अपने आश्रयदाता या सामंत होते उनको किस प्रकार से प्रसन्न रखा जाए, खुश रखा जाए, यही उनका प्रथम उद्देश्य था। तो आप ध्यान रखना, पहला युद्धों का सजीव चित्रण, राज्याश्रित कवि, आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान, अतिशयोक्ति परक वर्णन। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज को बड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति वर्णन कहा जाता है। साथियों, वीर रस की प्रधानता, जहां पर युद्ध का वर्णन होगा वहां वीर रस होगा, विभस्य विरोध, वीर विभस्य रौद्र भयानक। जहाँ पे युद्ध का वहाँ चारों रस होंगे। इतिहास विरोध है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर जो आप काव्य मिला आदिकाल का, उसमें साथियों यदि इतिहास से और हिंदी साहित्य से देखा जाए तो इसमें समय, सीमा, घटना, नाम आदि में विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें इतिहास विरोध मिलता है। क्योंकि इतिहास की घटनाएं और हिंदी साहित्य में लिखी घटनाएं दोनों में मेल उत्पन्न नहीं, दोनों में मेल नहीं है, इसलिए याद रखना। एक तो ये इतिहास विरोध याद रखना साथियों, ये अच्छी ये कि ये इतिहास विरोध है। जन साधारण की अपेक्षा, ये दो याद रखना, इतिहास विरोध और जन साधारण की अपेक्षा। यहाँ केवल राजाओं का स्तुति गान किया गया, यहाँ आम जनता का, जन साधारण की अपेक्षा गई, उनको काव्य में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है साथियों। ये ध्यान रखना, ये विशेषता तीनों काल में पाई जाए कि आदि काल में, भक्ति काल में और रीति काल में, तीनों में ये विशेषता। आधुनिक काल में आकर साथियों जो काव्य राजाओं का आश्रम था, ईश्वर का आश्रम था, या कामनी के सौंदर्य में डूबा हुआ था, वो निकल कर आधुनिक काल में आकर वो जन साधारण का काव्य बना। सामंतों के वैभव और विलासी पूर्ण जीवन का इसमें वर्णन है। डिंगल और पिंगल शैलियों का वर्णन किया। डिंगल पिंगल शैली आपने देख लिया साथियों, डिंगल क्या होती है, पिंगल क्या होती है। यानी कि अपभ्रंश मिश्रित यदि राजस्थानी है तो डिंगल, और अपभ्रंश मिश्रित यदि ब्रज भाषा है तो पिंगल है। यानी डिंगल में यदि राजस्थानी भाषा का मिश्रण कर दिया जाए तो डिंगल कहलाती है, अपभ्रंश में यदि राजस्थान का मिश्रण कर दिया तो डिंगल, और अपभ्रंश में यदि ब्रज भाषा का मिश्रण हो गया तो साथियों वह कहलाती है पिंगल शैली। तो इसमें जो लिखा गया ग्रंथ वो डिंगल भाषा में भी लिखा और पिंगल भाषा में भी लिखा गया है प्रिय विद्यार्थियों। संकुचित राष्ट्रीयता, इसमें संकुचित राष्ट्रीय का मतलब जो राज कवि था वो अपने राजा की बड़ाई चढ़ाई, राजा का भलाई में ही अपना राष्ट्रीय मानता था, यानी इसमें अखंडता का अभाव था साथियों। जैसे वर्तमान में अपन अखंड मानते हैं भारत को, उस प्रकार यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता थी, केवल राजा के इर्द गिर्द ही उसकी राष्ट्रीयता घूमती थी। और छंद वैविध्य है, विषय वैविध्य है, संयुक्त अक्षरों की प्रधानता है, जहाँ पर वीर विभस्य रौद्र भयानक रहेगा, युद्ध की सजीवता रहेगी, वहाँ पर संयुक्त अक्षर की प्रधानता रहेगा, जहाँ पर ओज गुण, यानी ओज गुण, संयुक्त अक्षर, वीर रस, ये सब एक ही विशेषता है साथियों। डिंगल भाषा, यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें याद रखना बहुत अति आवश्यक है। एक तो आप याद रखें संकुचित राष्ट्रीयता, जन साधारण की अपेक्षा और इतिहास विरोध, बाकी आपको सब याद हो जाएगी। इतिहास विरोध, जन साधारण की अपेक्षा और संकुचित राष्ट्रीयता, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यानी कि ये विशेषता, जितनी 12 विशेषता लिख रखी साथियों, 13 मैंने, इस 13 विशेषता ही आपको अच्छी तरह से ये याद होनी चाहिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा साथियों, रासों के चंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुसार नवीन कंपन उत्पन्न होता है, ऐसा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा कि रासों के चंद जब बदलते हैं तो श्रोताओं के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होता है। ये जो काव्य पंक्तियां ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रासों के चंद जब बदलते हैं तो श्रोताओं के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होता है, ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की साथियों। ये आज की क्लास साथियों मैं चाहता हूँ 33 मिनट की क्लास हो चुकी है अपनी, ठीक, तो इसमें यदि अपन और इसको पूरा करेंगे साथियों तो ये 1 घंटे तक भी जा सकती है। इसलिए ये कल आदिकाल की हिंदी साहित्य को देन और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों जो मैंने तैयार किए, इसको हम कल लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आधे घंटे की क्लास ही आपके लिए बहुत है। जो अपन यहाँ पढ़ते हैं साथियों, यही क्लास ऑफलाइन में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये 1 घंटे से 1.25 घंटे की क्लास हो सकता है, ये 1.5 घंटे की क्लास भी हो सकती है, लेकिन ये अपन को 30 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका संपूर्ण साहित्य बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बता कर जाइएगा साथियों, और वीडियो को शेयर करना ज़रूर नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।